हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? इस लॉकडाउन में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना? पढ़िए मन लगा के, एग्जाम आने ही वाला है। तो देखिए, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहले परिचय के बारे में देखेंगे। इसका परिचय तो देखिए, परिचय राजनीतिक शास्त्र के जनक तथा महान सिकंदर के गुरु। किसका? महान सिकंदर के गुरु एवं प्लेटो के शिष्य तथा यूनान के प्रसिद्ध विद्वान दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है। आगे अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि राजनीतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। और अरस्तु किसके शिष्य थे? तो प्लेटो के शिष्य थे। कौन? अरस्तु थे। तो ये ध्यान में रखिए। तो राजनीतिक शास्त्र के जनक महान सिकंदर के गुरु एवं प्लेटो के शिष्य तथा यूनान के प्रसिद्ध विद्वान दार्शनिक अरस्तु, जो राजनीतिक शास्त्र के पिता कहे जाते हैं। अब आगे देखिए, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। यानी अरस्तु को जीव विज्ञान का भी पिता कहा जाता है तथा दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में इन्हें प्रसिद्ध व्यक्ति माना जाता है या महान व्यक्ति माना जाता है। किन्हें? अरस्तु को। किस क्षेत्र में? दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में। आगे देखिए, अरस्तु जो राजनीतिक विज्ञान के अनेक सिद्धांत का व्याख्या किए थे। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान के अनेक सिद्धांतों का क्या किए थे? व्याख्या किए थे। अब आगे देखिए, अरस्तु के प्रसिद्ध पुस्तक, ये कई बार पूछा गया है कि अरस्तु के प्रसिद्ध पुस्तक का था तो द पॉलिटिक्स। अरस्तु के प्रसिद्ध पुस्तक द पॉलिटिक्स था, जिसमें राजनीतिक विज्ञान, जिसमें क्या था? राजनीतिक विज्ञान के कई तथ्यों का उजागर किया गया था। यानी अरस्तु द्वारा लिखा गया था द पॉलिटिक्स पुस्तक, जिसमें राजनीतिक विज्ञान के कई तथ्यों का उजागर किया गया था। अब आगे देखिए, भारत में चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चाणक्य, भारत में चाणक्य, उसी का नाम है। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त बोला जाता है या उसी को बोला जाता है कौटिल्य। तो भारत में चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य को राजनीतिक शास्त्र के महान चिंतक माना जाता है। यानी भारत में राजनीतिक शास्त्र के जनक माना जाता है चाणक्य को, भारत में। और विश्व में किसे माना जाता है राजनीतिक शास्त्र के जनक? अरस्तु को। ये ध्यान में रखिएगा। तो इन्हें भारत में महान चिंतक माना जाता है। चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा था? अर्थशास्त्र। चाणक्य द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र, जो प्रशासन एवं राजनीतिक के क्षेत्र में लिखा गया है। यानी इन्होंने जो चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो राजनीतिक
क्षेत्र में या प्रशासन शासन चलाने के बारे में लिखा गया है। अब आगे देखिए, विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतक, विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतक तथा विश्व के, आगे लिखेगा, विश्व के राजनीतिक चिंतक यानी विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतक तथा आधुनिक राजनीतिक के जनक किन्हें कहा था? मैकियावेली को। मैकियावेली यानी विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतक एवं, ध्यान रखिएगा, एवं आधुनिक राजनीतिक शास्त्र के जनक यानी आधुनिक राजनीतिक के जनक किन्हें माना जाता है? मैकियावेली को। अगर ये क्वेश्चन आपसे रहे प्रश्न में कि राजनीतिक शास्त्र के जनक किसे कहा था? अरस्तु को, लेकिन यही कर दे कि आधुनिक राजनीतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता था? मैकियावेली को। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक यानी इनके द्वारा जो लिखा गया है प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस, क्या था? द प्रिंस। और किसके द्वारा लिखा गया? मैकियावेली द्वारा लिखा गया। अब आगे लिखिए, आगे देखिए, चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र, चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक यानी चाणक्य द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से किया गया है। ये पूछा गया है कि चाणक्य की अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसकी तुलना किसकी पुस्तक से की गई है? तब मैकियावेली यानी मैकियावेली के द प्रिंस से की गई है, प्रिंस पुस्तक से की गई है। अब आगे लिखिएगा, चाणक्य को भारत में मैकियावेली भी कहा जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि भारत में मैकियावेली के नाम से कौन से प्रसिद्ध है तो किन्हें कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। तो इस प्रकार से चाणक्य को कितने नाम हो गए? तो चाणक्य को चाणक्य भी बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, कौटिल्य भी बोला जाता है और मैकियावेली भी बोला जाता है चाणक्य को। अब आगे देखिए, लोकतंत्र या प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र और प्रजातंत्र के बारे में देखिए। लोकतंत्र के पिता तथा फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान रूसो को कहा जाता है, यानी रूसो को लोकतंत्र का पिता कहा जाता है या प्रजातंत्र का पिता कहा जाता है। आपसे अगर पूछ दिया जाए प्रश्न में ये रहे कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र के पिता किन्हें कहा जाता है या जनक किन्हें कहा जाता है? किसे? रूसो को कहा जाता है। ठीक है, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक यानी रूसो द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का था द कॉन्ट्रैक्ट्स यानी रूसो द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा? द कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आगे देखिए, जबकि लोकतंत्र का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। ध्यान रहे, अगर पूछ दे कि लोकतंत्र का जनक किन्हें कहा था? रूसो को। अरे कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। लेकिन लोकतंत्र को अपनाने वाला देश कौन है? ब्रिटेन है। ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र है, इसके बारे में हम आपके आगे चर्चा कर रहे हैं कि लोकतंत्र क्या होता है या प्रजातंत्र, ये दोनों को क्या एक ही शब्द है। तो अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए कि लोकतंत्र का पिता किसे कहा जाता है? तो रूसो को। ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। लेकिन लोकतंत्र को या लोकतंत्र का अपनाया था किस देश द्वारा अपनाया गया था? यह सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। अब आगे देखिए, लोकतंत्र या प्रजातंत्र यानी इसका लोकतंत्र या प्रजातंत्र किसे कहा जाता है? आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर लोकतंत्र क्या है या प्रजातंत्र, ये दोनों एक शब्द है, लेकिन ये क्या है? तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र ऐसे शासन को कहा जाता है जहां की शासन जनता सर्वोपरि हो, यानी उस शासन में जनता सर्वोपरि हो या जनता ही सब कुछ हो,
ऐसे शासन प्रणाली को लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहा जाता है। अब ये समझिए कि ये लोकतंत्र है जो वहां जहां शासन लोकतंत्र में होता है, भारत में भी लोकतंत्र का शासन है, तो वहां अगर जहां शासन किया जाता है लोकतंत्र का, उसमें प्रजा यानी जनता ही सर्वोपरि है, यानी सब कुछ जनता है, ठीक है ना। जिसको चाहे जनता उसको बैठा सकती कुर्सी पर या हटा भी सकती है, इसलिए ये क्या है कि जनता का ही शासन है। आगे या अमेरिका में दास प्रथा, यानी अमेरिका में दास प्रथा, जिसको दास प्रथा को समाप्त करने वाले अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, कहवे 16वें राष्ट्रपति तथा रिपब्लिकन पार्टी के नेता अब्राहम लिंकन यानी ये क्या थे, जो अमेरिका में दास प्रथा चल रहा था उसको ये समाप्त कर दिए थे। कौन? अब्राहम लिंकन, वहां के 16वें राष्ट्रपति थे। और किस पार्टी से थे? रिपब्लिकन पार्टी से थे, ये संबंधित थे। ये कई बार पूछा गया है कि ये दास प्रथा को अमेरिका में किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो अब्राहम लिंकन द्वारा। ये 16वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने लोकतंत्र और प्रजातंत्र पर परिभाषित करते हुए या परिभाषा देते हुए, किस पर? लोकतंत्र या प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए कहे थे कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन तंत्र है। ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा क्या कहा गया था? अब्राहम लिंकन द्वारा जनता को, यानी लोकतंत्र या प्रजातंत्र को कह रहे थे ये जनता, ये परिभाषित किए थे लोकतंत्र या जनता या प्रजातंत्र को। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन तंत्र है, यानी ये लोकतंत्र। समझ रहे हैं ना? अब आगे देखिए, लोकतंत्र या प्रजातंत्र, लोकतंत्र कहिए या प्रजातंत्र, तथा गणतंत्र में क्या अंतर है? यानी ये लोकतंत्र हम किसे बोल सकते हैं या प्रजातंत्र किसे बोल सकते हैं, और ये गणतंत्र किसे बोल सकते हैं? ये दोनों में आखिर अंतर क्या है, इसके बारे में देखिए। तो देखिए, लोकतंत्र या प्रजातंत्र, जो जनता सीधे तौर पर, लोकतंत्र या प्रजातंत्र में जनता सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधियों को वोट के माध्यम से चुनती है। किस माध्यम से चुनती है? वोट के माध्यम से। यानी वोट हम लोग देते हैं, हम लोग देखिए विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, उसमें हम लोग वोट करते हैं ना। तो वही कह रहा है कि लोकतंत्र मतलब होता है जहां चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष चुनाव हो। यानी हम लोग प्रधानमंत्री को भी चुनते हैं, मुख्यमंत्री को भी चुनते हैं, यानी विधानसभा में भी वोट करते हैं और लोकसभा में वोट करते हैं और मुखिया को भी चुनते हैं। तो वही यहां बोला जा रहा है कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र में जनता सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधियों को वोट के माध्यम से चुनती है, जबकि गणतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को सीधे तौर पर नहीं चुनती है। यानी गणतंत्र में जनता जो है वहां की प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार, सीधे तौर पर चुनने का अधिकार नहीं है। हाँ, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी हमने लोकतंत्र में या प्रजातंत्र में जो हम लोग सांसद या विधायक को चुन रहे हैं, तो वही जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा गणतंत्र के प्रतिनिधियों को चुना जाता है। गणतंत्र के प्रतिनिधियों को चुना जाता है। गणतंत्र में, आगे लिखे,
गणतंत्र में देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद वंशानुगत नहीं होती है। अब देखिए इसको समझिए। गणतंत्र का चुनाव सीधे जनता सीधे तौर पर नहीं करती है, यानी जनता द्वारा नहीं चुनी जाती है। जैसे हम लोग विधानसभा में विधायक को चुनते हैं, लोकसभा में संसद को चुनते हैं, तो संसद और विधायक द्वारा जो चुने जाते हैं, यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो चुनाव होता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सब का जो चुनाव होता है सब किसके द्वारा चुना जाता है, यानी हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, उसे गणतंत्र का चुनाव होता है। और उसमें जो चुनाव होता है जिसका सर्वोच्च संवैधानिक पद वंशानुगत नहीं होता। वंशानुगत नहीं होता है ब्रिटेन की तरह, वंशानुगत नहीं होता है ब्रिटेन की तरह। यानी हमारे राष्ट्रपति में राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश में होता है, तो वो वंशागुणत नहीं है। जैसे वंशागुणत सबसे पहले समझिए, जैसे आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी का जितना संपत्ति है, समझ रहे हैं ना, आपके पिताजी का जितना संपत्ति है वो उनके बेटा का ही होगा, ऑटोमेटिक हो जाता है। उसी प्रकार से अगर भारत में राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो अगर अभी रामनाथ कोविंद जी, श्री रामनाथ कोविंद जी हैं राष्ट्रपति, तो उनका चुनाव हो रहा है और वो राष्ट्रपति बन गए हैं, तो वंशागुणत मतलब आगे भी उन्हीं का कोई, यानी उनके पुत्र ये वही बन सकते हैं, उनके घर का ही बन सकते हैं, तो वंशागुणत होगा। लेकिन भारत में वैसा नहीं होता, वंशागुणत नहीं होता। ब्रिटेन में वंशागुणत है, वहां की राष्ट्रपति को राजा बोला जाता है, जो वंशागुणत है, यानी उसी का, यानी अगर उनके पिताजी बने तो पिताजी जब तक रहे तब तक रहे, उनके बाद उनके बेटा बने, तो वो वंशागुणत होता है, समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ का जो संवैधानिक पद है, यानी सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जो वंशागुणत नहीं है, यानी भारत में चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता तो नहीं चुनती है, लेकिन वंशागुणत नहीं है, यानी कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और हमारे जो प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं लोकसभा और विधानसभा में, वो उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा जो चुनाव किया जाता है वो गणतंत्र के अंतर्गत होता है। ऐसे हम आगे चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है या कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो और यहाँ ये पद जो वहां पर ब्रिटेन में, यानी गणतंत्र यानी राष्ट्रपति का पद जो ब्रिटेन में है, वो वंशागुणत चलते आ रहा है, यानी उनके पिताजी, उनके बेटा, उनके पोता, इसी तरह से बनते आ रहे हैं, समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए, लोकतंत्र या प्रजातंत्र के मुख्य के महत्वपूर्ण स्तंभ, महत्वपूर्ण स्तंभ, यानी ये बोल रहा है कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ, महत्वपूर्ण स्तंभ। तो लोकतंत्र और प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण 4 स्तंभ है। कितने हैं? 4 स्तंभ है। याद रखिएगा, लोकतंत्र के 4 स्तंभ, या इन्हीं को कहा जाता है प्रजातंत्र के कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ। कौन कौन? तो देखिए, पहला में विधायिका, ठीक है, विधायिका। दूसरा में कार्यपालिका। तीसरा में न्यायपालिका। चौथा में प्रेस या मीडिया, प्रेस या मीडिया। चौथा में क्या है? प्रेस या मीडिया। पहला में, यानी अगर आपसे ये पूछ दे
कि लोकतंत्र के कितने स्तंभ है, तो 4 स्तंभ है। कितने? 4। या प्रजातंत्र के कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले आपको शब्द समझना पड़ेगा, और अगर शब्द और अनुच्छेद पर कमांड कर लीजिए तो ये पॉलिटिकल साइंस कुछ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, लोकतंत्र और प्रजातंत्र एक ही शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं ना? हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में अगर कमांड आप लोग को बनाना है, अच्छी तरीका से जानकारी प्राप्त करना है, तो आप लोगों को शब्द पर और अनुच्छेद पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसमें मैप पर ध्यान देना पड़ता है, और अगर मैप आप लोग को कंप्लीट है तो भूगोल कुछ नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में आपको शब्द और अनुच्छेद पर पकड़ है तो कुछ नहीं है पॉलिटिकल साइंस। तो देखिए, लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ही शब्द है, और लोकतंत्र अगर पूछ दे कि लोकतंत्र की कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ। अगर ये पूछ दे कि प्रजातंत्र के कितने स्तंभ? 4 स्तंभ है। कौन कौन स्तंभ है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस या मीडिया। ध्यान से देखिए। अब देखिए, विधायिका। विधायिका के अंतर्गत संसद, विधानमंडल, इसी के अंतर्गत आता है विधानसभा, सभा या विधान परिषद। विधान परिषद शामिल किए गए हैं। यानी विधायिका के अंतर्गत संसद के कितने अंग है? 2। संसद दो अंग से बनी है। यानी संसद, लोकसभा और राज्यसभा को संसद बोला जाता है, और विधानमंडल बोला जाता है किसे? यानी विधानसभा और विधान परिषद को बोला जाता है विधानमंडल। ध्यान में रखिएगा। तो संसद के 2 अंग हैं, उसी प्रकार से विधानमंडल का भी 2 अंग है, विधानसभा और विधानसभा और विधान परिषद। और संसद के 2 अंग कौन कौन है? तो लोकसभा और राज्यसभा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी समझते चलिए कि संसद हम लोग किसे, अगर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है, यानी संसद की संख्या कितनी है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब देखिए यहां पर इसके अंतर्गत विधायिका के अंतर्गत, यानी विधायिका के तहत या अंतर्गत संसद, विधानमंडल शामिल किए गए हैं। विधायिका को यानी इसे विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहते हैं, यानी विधायिका को ही व्यवस्थापिका कहते हैं। समझ गए ना? अब आगे लिखिए। विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना होता है। विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना होता है। तो देखते हैं ना कि संसद में को विधेयक लाया जाता है। विधेयक मतलब कानून होता है, समझ गए ना? तो संसद में विधेयक लाया जाता है कोई भी, जैसे 3 तलाक कानून बनाया गया था, समझ गए ना? वो संसद में लाया गया था, तो लोकसभा राज्यसभा से पास करवाए गए थे। इसकी चर्चा हम करेंगे आगे कि कितने दिनों तक राज्यसभा में रहती है और कौन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, कौन विधेयक ऐसे राज्यसभा में लाए जाते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? विधायिका को कानून बनाना, यानी कोई विषय पर कानून बनाते हैं। ऐसे नहीं देश चलता है, वह सिस्टम है, और वहां कानून जो बनाए गए हैं उसी को पालन भारतीय करते हैं, और उसी पर चलना रहता है। जैसे वोट देने का अधिकार कितने वर्षों तक है? 18 वर्ष के लोग वोट दे सकते हैं, है ना? तो ये भी कानून बनाया गया है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसी को कहते हैं, यानी विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। अब आगे देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में आप लोग को शब्द समझ में आ जाएगा तो आप पॉलिटिकल साइंस कुछ नहीं है, समझ रहे हैं ना? अब देखिए, कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल,
मुख्यमंत्री या अन्य प्रशासनिक प्रणाली के सदस्य होते हैं। यानी इसमें कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? यानी इसके अंतर्गत कौन आते हैं? राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री या अन्य प्रशासनिक प्रणाली के सदस्य होते हैं इसके अंतर्गत। और इसका कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य देश में शासन को अच्छे ढंग से चलाना, देश में शासन को क्या करना? अच्छे ढंग से चलाना तथा विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को उल्लंघन करने वाले लोगों को रोकना। यानी विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं और कोई लोग उसका उल्लंघन कर रहा है तो उसे रोकना किसका कार्य है? कार्यपालिका का कार्य है। तथा देश में कानून का शासन स्थापित करना, तथा देश में कानून का शासन स्थापित करना किसका कार्य है? यानी कार्यपालिका। समझ रहे हैं कार्यपालिका कहाँ से? कार्यपालिका मतलब शासन चलाने और सही ढंग से। देश में अगर राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं तो वो भी शासन, प्रधानमंत्री पूरे देश में शासन चला रहे हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल राज्य में, तो यही इसी को कहा जाता है कार्यपालिका। यानी उसके एक सिस्टम बनाया गया है। यानी विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसी कानून में राष्ट्रपति आकर प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या अन्य प्रशासनिक प्रणाली जो उसी कानून के आधार पर देश को चला रहे हैं। ये नहीं कि अपने मन से, कानून बनाया गया उसके ही मन से। अब देखिए आगे है न्यायपालिका। न्यायपालिका है जो एक स्वतंत्र संस्था है। न्यायपालिका क्या है? एक स्वतंत्र संस्था है। इसके अंतर्गत न्यायपालिका के अंतर्गत क्या कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। यानी ये है न्यायपालिका से एक स्वतंत्र संस्था, यानी किसी के दबाव में आकर काम नहीं करती है, यानी ये अपने मन से करती है, इसीलिए इसे एक स्वतंत्र निकाय है। कौन? न्यायपालिका स्वतंत्र संस्था है जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय आते हैं। तो आप ये कहते होंगे कि देखिए अगर प्रधानमंत्री किसी तरह से घोटाला कोई करते हैं तो भी ये सर्वोच्च न्यायालय या उसमें केस होता है तो उन्हें भी सजा मिलती है, चाहे कितना बड़ा कोई क्यों नहीं हो, राष्ट्रपति क्यों नहीं हो या प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, राज्यपाल, मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, लेकिन अगर वो कोई घोटाला करते हैं या कोई काम ऐसा करते हैं जिससे लोगों को नहीं करना चाहिए तो उसके लिए उसको दंडित किया जाता है। अर्थात न्यायपालिका का मुख्य कार्य है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को उल्लंघन करने वाले लोगों को दंडित करना या सजा देना। यानी ये विधायिका में जो कानून बनाए गए हैं उसके कोई भी उल्लंघन करे, चाहे वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं तो उन्हें न्यायपालिका द्वारा सजा जरूर दी जाएगी। समझ रहे हैं ना? अब आगे देखिए प्रेस या मीडिया। तो ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पूछा गया है कई बार कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तब प्रेस या मीडिया को कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य समाज में जागरूकता लाना, यानी समाज कोई भी समाज है ना, तो उसी को समाज में जागरूकता लाना, लोगों को जागरूक करना किसका काम है? प्रेस और मीडिया। तथा जनता के समस्या को सरकार तथा प्रशासन के पास पहुंचाना। यानी ये क्या करता है कि कोई भी जनता का, जैसे प्रधानमंत्री कहां बैठे हुए? दिल्ली में बैठे हुए हैं, यानी वहां शासन कर रहे हैं। तो यहां अगर हमारे झारखंड में किसी तरह से कोई समस्या हो, मुख्यमंत्री कहां बैठते हैं? रांची में बैठते हैं। तो यहां अगर हमारे चतरा जिला में कोई समस्या हो
तो मीडिया के माध्यम से मीडिया क्या करता है कि उसे पेपर, मैगजीन या टीवी चैनलों के माध्यम से सरकार के पास इस समस्या को पहुंचाता है। जैसे अगर चतरा जिला में कहीं तालाब खुलाना हो या स्कूल बनाना हो, वहां शिक्षा की कमी हो, तो ये सब किसका काम है? मीडिया को पहुंचाने के लिए। इसकी वजह से मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, प्रेस या मीडिया। अब इसका दो रूप है, मीडिया, प्रेस या मीडिया को दो रूप है। कौन कौन रूप है? तो एक प्रिंटिंग मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया। प्रिंटिंग मीडिया के अंतर्गत आ जाता है समाचार पत्र, पत्रिका तथा मैगजीन। आने प्रिंटिंग करके निकाला जाता है। देखते हैं सुबह सुबह समाचार आ जाता है तो लोग पढ़ते हैं कि देश विदेश या राज्य में क्या क्या हो रहा है। इसके बारे में हम लोग को किससे जमा प्राप्ति होता है, यानी किससे हम लोग जान पाते हैं? तो समाचार पत्र के माध्यम से जान पाते हैं, मैगजीन के माध्यम से जान पाते हैं कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक माध्यम है कि सरकार जो योजना चलाई वहां से वो हम लोग पेपर के माध्यम से देख रहे हैं। तो ये मीडिया का काम है। और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे उसके अंतर्गत आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी या रेडियो। देखते हैं टीवी चैनलों में न्यूज चैनल, टीवी में न्यूज चैनल जो होता है उसके माध्यम से सरकार क्या क्या घोषणा कर रही है, कितना खर्च किसानों को दिए, यानी किसान के क्षेत्र में किसान लोगों को कितने को फसल बीमा कराया गया, इस सब के मामले में ये हम लोग देखते हैं। टीवी चैनल खोल दीजिए तो उसमें दिखाएगा कि क्या क्या सरकार घोषणा कर रही, कहां रोड बनना है, कहां स्कूल बनना है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च करना है। ये सब हम लोग इसके माध्यम या रेडियो के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा लोकतंत्र या प्रजातंत्र का 4 स्तंभ है। कितने हैं? 4 स्तंभ होते हैं। तो कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस मीडिया। तो ध्यान रहे, आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, समझ रहे हैं। और कोशिश कीजिएगा कि पॉलिटिकल साइंस में आप लोग वर्ड यानी जो भी शब्द है उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, तब ही आप कुछ कर पाइएगा। थैंक यू दोस्तों। हम अगले क्लास में भारतीय संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।